आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्ब्स लॉ में ये बताया गया था, कूलॉम्ब्स में ये बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज बने रहे हैं, उनको फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। और वो अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। जैसे सेम नेचर ऑफ चार्ज ले रहे हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज लेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो थोड़ा सा हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे और इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो कूलॉम्ब्स ने क्या बोला था? Coulomb's law, it is defined as force between 2 point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of separation between the charge। मतलब उन्होंने बोला था 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि लेट टू चार्ज Q1 and Q2 are separated by distance r। 2 पॉइंट चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यानी एक चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं। ठीक, 2 पॉइंट चार्ज हमने लिया है, दोनों को सेपरेट किया गया है r डिस्टेंस। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 for given distance और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² for given charge। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक तीसरा इक्वेशन लाएंगे, जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये जो कांस्टेंट है ये चेंज होगा, फ्री स्पेस में इसकी कुछ और वैल्यू होती है, मीडियम में कुछ और होगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k की वैल्यू होगी 1/4πε0, ये होगा फॉर फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम लोग इसको ये लिख लेते हैं 1/4πε0। जो SI वैल्यू है, SI वैल्यू होती है वो 9 × 10⁴। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे F =
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये R स्क्वायर इधर चला जाएगा यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। ये इसकी फ्री स्पेस की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻²। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी लिखा जाता है, इसका हम लोग डायमेंशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ये भी लिख लेते हैं। चलिए फोर्स का जो वैल्यू था Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग इधर ले आते हैं हमारा Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। यानी अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है तो Q का डायमेंशन, इस Q2 का डायमेंशन अपॉन फोर्स का डायमेंशन अपॉन R स्क्वायर का सबका डायमेंशन लिखें। Q का डायमेंशन होता है 80, इस जगह A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा M L T और -2। R का डायमेंशन होता है हमारा L स्क्वायर। जो हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा ये M ऊपर चला जाएगा, लेकिन M की पावर -1। यहाँ देखिए यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, L क्यूब हो गया ऊपर जाएगा तो L की पावर -3। ठीक, यहाँ पर T की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि T की पावर 4 और A की पावर 2 प्लस 2 आएगा। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब इसको हम सुंदर से लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो होगा M पावर -1, ठीक, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर, ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक, ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। और इसके बारे में और कुछ बताया गया था, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ का ये फार्मूला था। ठीक, इसको सुंदर से लिख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या हमारा F = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 2.4 कुछ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कब लगाएंगे? फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में फोर्स लगेगा Q1 Q2 1/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन 4 1/4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितना होती है? 9 × 10⁻⁹ तो मेथड में यूज करेंगे इसको। अब अगर ये दो चार्ज अगर किसी मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स चेंज हो जाता है। अब जब किसी मीडियम में ले जाएंगे तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्ज Q1 है यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज हमारा R डिस्टेंस पर रखेंगे। जो फोर्स होगा हमारा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसको F नॉट मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन फ्री स्पेस। इसी अगर मीडियम में ले जाएंगे तो यहाँ पर Fm लिख दे रहे हैं, यानी मीडियम में किसी मीडियम उस चार्ज पर लगे तो जो फोर्स चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर, ये है मीडियम। अब K क्या? K ये वाला जो K था जो कूलम्ब्स लॉ में था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। यहाँ पे जो K है यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे एयर के लिए अप्रॉक्सीमेट 1 लेते हैं, फ्री स्पेस के लिए 1 होता है, लिक्विड के लिए वाटर के लिए 81 लिया जाता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग 80 लेते हैं। ये अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग रहती है। ये जो हम लोग स्टार्टिंग में फोर्स का ये फार्मूला लिखेंगे F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K अलग है, ये K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये वाला जो K है ये है किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक। ये था हमारा मीडियम में किसी फोर्स का फार्मूला, ठीक है। अब अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग, मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखिए फोर्स का फार्मूला। अब K की वैल्यू लिखेंगे फॉर एयर, और एयर के लिए K की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट होती है फॉर फ्री स्पेस, और स्पेस के लिए K की वैल्यू 1 होती है, फॉर मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। फॉर वाटर के लिए K की जो वैल्यू होती है वो होती है 81। लेते कितना है सॉल्व करने के लिए 80 लेते हैं।
ये था टाइप, इतना याद होना चाहिए अलग अलग मीडियम के लिए। और किस कोई भी मीडियम होगा तो आपको एक वैल्यू दिया जाए। ये था हमारा कुलोम्ब्स। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं छोटा सा, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 point charges, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb each, separated. It is separated by distance 3 centimeters in free space, ठीक है। अगर 2 पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस पे लगाए गए तो इनके बीच जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोले, फाइंड फोर्स, यहाँ पर बोलना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्ब एंड 3 माइक्रोकूलम्ब, इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस। तो 2 माइक्रोकूलम्ब को पहले कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम्ब को पहले हम लोग कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो Q1 जो है हमारा जो है 2 माइक्रोकूलम्ब यानी कि 2 इंटू 10⁻⁶। Q2 जो हमारा है वो है 3 माइक्रोकूलम्ब यानी कि 3 इंटू 10⁻⁶। डिस्टेंस जो R है हमारा वो है 3 सेंटीमीटर यानी कि इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁴। ये सारे नंबर क्या लगे, सारे क्वांटिटी को लेंगे SI यूनिट में। जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q1 Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सारे डाटा पुट करेंगे, 1.45 एप्सिलॉन की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q2 की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁻4 हो जाएगा, ये -4 ऊपर ले जाएंगे, यानी 6 इंटू 10 ये जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे प्लस करेंगे तो -8 होगा, -8 + 9 यानी कि +1 यानी कि आएगा 60 न्यूटन। यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा F = 60। ऐसे एक छोटा सा हमने आपको न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। थैंक यू। अगले क्लास में देखते हैं।